इन्वेस्टमेंट करना तो सही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको बेचने का सही वक्त क्या होता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूं तो एक बहुत बड़ा सवाल जो आप सब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं वो ये है कि ये तो हम इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसका करना क्या है, इसको बेचना कब है, बेचने का सही वक्त क्या है। एंड ये सारे सवाल और ज्यादा हो जाते हैं जब कभी भी मार्केट एक राइज पे होती है, जैसे कि अभी है। मैं अक्टूबर 2021 को ये वीडियो शूट कर रहा हूं और मार्केट्स एकदम पीक पर हैं, तो सब लोग डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी ना कभी तो ये मार्केट गिरने वाली है। तो अभी जो हमने पिछले साल या इस साल इन्वेस्टमेंट्स करी थी, जो बढ़कर एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन चुकी हैं, क्या उनको बेचकर पैसे कमाकर निकल जाएं या रखे रहें। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, विच इज प्योरली एंड प्योरली ड्रिवन ऑन समथिंग फंडामेंटल टू इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन एक क्विक समरी देना चाहता हूं। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो या फ्रीलांसिंग से हो, स्टाइपेंड हो, या अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो कब आती है, जब आती है, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं। बट ये सब कुछ ना सोचने में बहुत अच्छा लगता है, करने में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं एक्सेल खेलता हूं तो सब कुछ एकदम लगता है यार ये तो प्लानिंग हो चुकी है, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज द प्लानिंग। सेकेंड वन इज गोल बेस्ड प्लानिंग। इसका मतलब ये तो आपने अपने इनकम का बंटवारा कर दिया, लेकिन अब आप किस चीज के लिए इसको कर रहे हैं। एंड दैट इज स्प्लिट इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? आपको गाड़ी या बाइक खरीदनी है, उसकी डाउन पेमेंट हो गई। आपको शायद अपनी शादी का खर्चा उठाना है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट हो गई। आप कोई इंटरनेशनल वेकेशन लेना चाहते हैं तो थोड़ी महंगी सी चीज़ है तो वो हो गई। और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए कि आप घर खरीदना चाहते हैं, उसका डाउन पेमेंट, आप अगर शादी करके बच्चे करेंगे तो उनकी एजुकेशन का खर्चा, अपने रिटायरमेंट का खर्चा, वो सारी चीजें जिसके लिए आपको प्लान करनी पड़ेंगी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, 10-15 साल बाद। एंड शॉर्ट टर्म इज विद इन द नेक्स्ट 10 years, कुड बी विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 years ऑल्सो। ये प्लान करना होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल मिस। उनको पता होता है कि उनको करना है, लेकिन वो कभी इसके लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। एंड देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बजटिंग को और इस प्लानिंग को कंबाइन करके एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाना। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन किस टाइम पर पैसा निकालना है और क्यों निकालना है वो जानना जरूरी है। चलिए एक्सेल की तरफ देखते हैं एंड तब पता चलेगा कि ये कैसे होता है। तो इस शीट पे आप देख सकते हैं कि कुछ अजम्पशंस हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं ताकि बाकी चीज़ों से आप उसको कंफ्यूज ना करें। तो एनुअल इंक्रीमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी आपकी इंक्रीमेंट होती है तो करीब 10% इंक्रीमेंट मिलती है। ये आप नंबर चेंज कर सकते हैं, मैंने 10% अज्यूम किया है। एनीथिंग दैट इज प्रैक्टिकली व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस उसको करिए। जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो आप अपनी इंक्रीमेंट को 20% बढ़ा देते हैं। ये मैंने सिर्फ रखा हुआ है, मैंने इसको अज्यूम नहीं किया है। मैंने एनुअल इंक्रीमेंट पे ही सारी कैलकुलेशंस करी हैं। इन्फ्लेशन हम 6% मान के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आपको करीब करीब 11% साल का मिल रहा है। दिस इज वेरी कंजर्वेटिव, बट आई विल टेल यू व्हाई आई हैव चोजन दिस स्पेसिफिक नंबर। हम स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये महीने से शुरू कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने बताया था 20% हम लेके चलते हैं, तो 20% ऑफ 25,000 इज 5,000 रुपीज, एंड ये हमारा पर मंथ इन्वेस्टमेंट हो गया। This is the first thing that we have to do, which is budgeting. Next thing is goal planning. Goal planning के लिए मैंने ये assumptions लिए हैं। Assumptions क्या है? Short term goals मैंने 3 लिए हैं। Vehicle की डाउन पेमेंट, तो 3 साल बाद आज की डेट से मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा एज माई व्हीकल डाउन पेमेंट। अब वो जितना भी हो, आप 5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, बाकी सब EMI पे होगा। एंड वो जो EMI है वो किससे भरी जाएगी? आपके नीड्स वाले अमाउंट से, विच आई एम अज्यूमिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाई इटसेल्फ थ्रू द एनुअल इंक्रीमेंट दैट यू गेट। आप अपनी शादी खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 साल बाद आप 15 लाख रुपए खुद खर्च करेंगे। आप एक इंटरनेशनल वेकेशन भी चाहते हैं तो 5 साल बाद आप इस पे 3 लाख रुपए खर्च करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स, आप एक घर खरीदना चाहते हैं आफ्टर 15 years और उसके लिए आप 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी सब EMI पे लेंगे या लोन पे लेंगे। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो 25 साल बाद आप उसके लिए 25 लाख रुपए अलग से रखना चाहते हैं, एंड आप 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए चाहते हैं। ऑल ऑफ दिस इज ऑन करंट प्राइस। तो ये नहीं है कि 25 साल बाद 25 लाख रुपए होंगे, इट विल बी व्हाट विल बी द एक्चुअल प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स
ये जो अमाउंट है, दिस बिकम्स ड्रास्टिकली डिफरेंट व्हेन 15 साल, 25 साल, 40 साल हो जाते हैं। बट ये जो हैं 3-5 साल, ये इन्फ्लेशन से इतने ज्यादा नहीं हिलते हैं। ऑफ कोर्स थोड़े हिलते हैं, लेकिन इट विल बी इन द बॉल पार्क। लाइक 15 का 16 हो जाएगा या 17 हो जाएगा। ये नहीं है कि 15 का 30 हो जाएगा, विच विल एक्चुअली बी द केस फॉर दिस। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। मैंने अज्यूम किया है इन्वेस्टमेंट रिटर्न 11%। एंड जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज देखेंगे तो आप इस नंबर को हमेशा पाएंगे, विच इज द एनुअल रिटर्न। ये हमें ऐसा बिलीव कराता है कि हर साल हमें गारंटीड 11% मिलता रहेगा। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज समथिंग लाइक दिस, कि हम 5,000 रुपए महीने से शुरू करेंगे, महीने के एंड पे हमारे पास होंगे 5,047 रुपीज। क्योंकि मुझे 47 का हिंदी नहीं आता है, आई एम वेरी सर्टन कि कमेंट सेक्शन पे अब आप लिखना शुरू कर देंगे। 47 हिंदी में होता है 44, 47 समथिंग। तो क्योंकि 11% डिवाइडेड बाय 12 तो करीब करीब 1%, तो यही 5,000 का 1% करीब करीब 50 रुपए होता है, तो यही 47 रुपीज। अगले महीने आप 5,047 से शुरू करेंगे, 5,000 और डालेंगे तो आपके पास 10,141 हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बहुत आराम से बढ़ता रहेगा, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 36,000, 41, ब्ला 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 ब्ला। असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आप ये इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट, जानते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? वो चीज जो आपके पैसे को आग लगा देती है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट आपको 5 से 6% रिटर्न देता है, इन्फ्लेशन 5 से 6% है, विच मीन्स आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, वहीं के वहीं है। कहीं आपका फिक्स डिपॉजिट इन्फ्लेशन से कम है तो आपका पैसा एक्चुअली डिप्लीट हो रहा है इन वैल्यू। मैं फिक्स डिपॉजिट को बहुत गालियां दे चुका हूं, थक गया हूं, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, लेकिन आप पॉइंट समझते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा डालेंगे तो स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं जाता है, ऐसे 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 जाता है। दैट मीन्स ये जो हमने अजम्पशन लिया है, ये असली जिंदगी में नहीं होगा। असली जिंदगी में क्या होगा? ये दिस इज एक्चुअली द रिटर्न मंथ ऑन मंथ फ्रॉम द ईयर 2000 टू द ईयर 2020। इसको मैं थोड़ा सा ब्लो अप कर देता हूं। इसका मतलब जनवरी के 2000 को जो स्टॉक मार्केट था वो 4.44% से बढ़ा, फरवरी में वही मार्केट 7% से बढ़ा, लेकिन मार्च में वही मार्केट 7.64% से घट गया, अप्रैल में वो और 8% घट गया, मई में वो और 2% घट गया, फिर जून में जाके फिर से 7% बढ़ा, फिर जुलाई में फिर से 10% घट गया, अगस्त में 4%, सितंबर में -8%, अक्टूबर में -, नवंबर में 8%, दिसंबर में ऑलमोस्ट फ्लैट। तो इन सब हिलने डुलने के बाद साल का जो मैंने पैसा डाला था वो 14% से घट गया। लेकिन अगर यही पैसा मैंने 2000 में डालकर 2000 के एंड में ले लिया होता तो मेरे 100 रुपए के सिर्फ बचे होते 85 रुपए, 85 रुपीज, क्योंकि 15% तो चले गए। लेकिन अगर यही 2000 रुपए, यही पैसे मैंने साल के 2000 में डाले होते और मैं अब 2020 में होता तो ये बढ़ के 938 रुपीज हो गए होते। जो मैंने 100 रुपए से शुरुआत करी थी वो 85 हुए, फिर 71 हुए, फिर 73 हुए, फिर 126 हुए, फिर 140 हुए, फिर 191 हुए, 267 हुए, 414 हुए, फिर 199 हो गए। 50% उड़ गए। क्यों? क्योंकि ये साल था 2008, जब फाइनेंशियल मैं क्राइसिस और क्रैश बोलने वाला था तो मैंने क्रैश बोल दिया। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था या फाइनेंशियल क्रैश आया था, 351, 414, फिर से घट गया 25% से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप देखेंगे कि साल का जो था वो ऊंच नीच चलता रहता है। दिस इज वाई यू नीड एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। क्योंकि अगर आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि अरे वाह मेरा पैसा तो बहुत ही प्यार से बढ़े जा रहा है हर महीने, दैट विल बी द रॉन्ग अजम्पशन। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट व्हेन शुड यू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स एंड फॉर व्हाट रीजन। तो वो मैं दिखाना चाहता हूं विद व्हाट विल एक्चुअली हैपन। तो ये जो शीट है यू विल सी कि ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना कि पिछली शीट विच इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। क्योंकि आई गिव यू एन एग्जांपल। आपने 5000 से शुरू किया,
ये 5,222 रुपए हो गया है, लेकिन आपने व्हाट टू एक्सपेक्ट में तो सिर्फ 5,050 के करीब सोचा था। देन वो 10,940 हो गया, फिर 14,722 हो गया। यहां देखेंगे तो ये अभी सिर्फ 15,000 रुपए ही है। लेकिन आप आइए मंथ 15 पे, मंथ 15 में आपकी जो एक्सेल शीट है वो बोलेगी 82,000 रुपीज हो चुके होंगे, लेकिन मंथ 15 में एक्चुअल आपके सिर्फ 63,000 ही हुए होंगे। ये एक्चुअल डेटा है, दिस इज एक्चुअल डेटा। तो मैंने क्या किया है, मैंने अज्यूम किया कि ईयर 2000 से ईयर 2020 जो भी हुआ है वही सेम चीज 2020 से 2040 में भी होगी। बिल्कुल गलत अजम्पशन है, लेकिन दिखाने के लिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, मैंने एक 40 साल की मैपिंग ले ली है एंड मैंने अज्यूम किया है कि आज की डेट से अगले 40 साल स्टॉक मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि उसने साल 2000 से 2020 में बिहेव किया था। बिल्कुल भी वैसे बिहेव नहीं करेगा, बट दिस इज टू मेक अ पॉइंट दैट यू शुड गेट एंड देन वी हैव टू फिगर आउट व्हाट टू डू। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो सबसे पहले हमारा अजम्पशन था कि साल 3 में हमें 1 लाख रुपए चाहिए होंगे एंड लेट्स सी कि साल 3 विच इज 36 मंथ हमारे पास 1 लाख रुपए हैं कि नहीं है हमारे पास, विच इज रियली नाइस। तो हमने इसमें से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। जब विड्रॉ किए तो वापस हमने फिर से 87,000 से शुरू किया, क्योंकि हमारे पास वो 1 लाख रुपए थे। ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां वो 1 लाख रुपए आपके पास नहीं थे, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी राइज पे आ चुकी है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बन चुका है। If that happens, the first exit strategy is, अगर मार्केट बहुत ही ऊपर जा चुकी है, then book profits for the amount that you need. I'm going to repeat that. Book profits for the amount that you're going to need. In other words, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स अब 1,87,000 हो चुकी है, आपको चाहिए 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए वर्थ ऑफ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जो भी हैं वो बेचेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सब कुछ नहीं बेच देंगे, आप इससे पहले भी कुछ नहीं बेचेंगे, इसके बाद भी कुछ नहीं बेचेंगे। यू विल कीप फोकसिंग ऑन द कंपाउंडिंग, लेकिन जितना आपको जिस समय पे चाहिए होगा उतना आप बेचेंगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको कितना चाहिए और कब चाहिए। दैट इज वाई प्लानिंग ऑफ गोल्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा when should you exit. So that's one. आगे बढ़ते हैं। फिर हमें ईयर 5 में चाहिए 3 लाख रुपए। ईयर 5 हो गया 60वां महीना, तो 60 महीने तक चलते हैं। हमें चाहिए 3 लाख रुपए। वाह, हमारे पास है 4,16,000 रुपए हैं, तो हम इसमें से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑफ कोर्स जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं ये याद रखिएगा कि आपको टैक्स पे करना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। हिंदुस्तान में 1 साल के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक बेचते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल से कम में बेचते हैं तो आपको 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू अकाउंट फॉर। मैं नहीं कर रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी सेक, बट यू गेट द ड्रिफ्ट। फिर आपको ईयर 10 में चाहिए 15 लाख रुपए, मतलब जब महीना 120 हो चुका होगा तो आपको चाहिए 15 लाख। आपके पास नहीं है, 15 लाख रुपए, आपके पास सिर्फ 11,75,000 रुपए हैं। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस टू मेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे होंगे, यू आइदर मूव योर इन्वेस्टमेंट्स टू समथिंग दैट गिव्स यू अ हायर रिटर्न फॉर द शॉर्ट टर्म। अब इसके लिए आप थोड़ा सा स्पेक्यूलेट करके एग्रेसिव एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट जितना आपको पैसा चाहिए, नॉट क्रेजी अमाउंट्स, डेफिनेटली नॉट द इंटायर अमाउंट। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है एंड दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड, और वो तीसरा तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को पर मंथ इंक्रीज करना शुरू करें, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से तो आपके वो 15 लाख रुपए नहीं आने वाले हैं जो आपको चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर 10। तो आप क्या करेंगे कि जो आप हर साल 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, विच इज इक्वल टू द एनुअल इंक्रीमेंट, उसको बढ़ाएंगे। नाउ दिस गोज बैक टू द बजटिंग प्रिंसिपल दैट आई शेयर्ड विद यू कि कभी भी अपने बजट को 50-30-20 पे ही इंटरैक्ट मत रखिए। जो भी आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे उसका 50% आप इन्वेस्टमेंट में डालिए, 30% वांट पे रखिए और सिर्फ 10-20% अपने नीड्स पे डालिए। तो जैसे कि मैंने बताया, फॉर यू टू बी एन इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए बजटिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है,
फाइनेंशियल गोल प्लानिंग ज़रूरी है, गोल प्लानिंग ज़रूरी है और एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा अपने पैसे पे कंट्रोल करेगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा इंश्योर करेगा कि आप अपने पैसे को कंट्रोल कर पाए। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बट द की इज कि आप जब भी अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ प्लानिंग कर रहे हो तो सिर्फ उतना ही एग्जिट करें जितना आप चाहते हैं। 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट करें। अगर आपको लगे कि मार्केट बहुत पीक में है, आप थोड़े से उतावले हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं कि पता नहीं मार्केट गिर ना जाए, पैसा ना डूब जाए, तो जितना भी आपको चाहिए उतना बेचकर उसको एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालिए। वो 6% कमाता रहेगा। जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत होगी आप उस लिक्विड फंड को लिक्विडेट करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा एंड आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी का जितना भी पैसा आपका इन्वेस्टेड है उसको प्लीज़ वहीं रखे रहिए, क्योंकि एज यू हैव सीन over a 20-year period, over a really long term, over 10, 20, 30, 40 years, आपका पैसा 100% ग्रो ही करेगा। It is the short term fluctuations जो कि एंजाइटी क्रिएट करते हैं, और उस शॉर्ट टर्म के लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है जो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आप समझ चुके होंगे एंड आप उसके बारे में सोच पाएंगे। दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।